हाय बच्चों, कैसे हैं? पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर। आज का आपका यानी टॉपिक है यानी गेस्ट पेपर हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे यानी इनकम टैक्स में यानी कौन कौन सा यानी संभावित क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी परीक्षा में आ सकता है, जो आपका डीडी यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में यानी जो आपका परीक्षा प्रणाली यानी जो स्टार्ट हुई है और जो टाइम टेबल निकला है उसके अकॉर्डिंग आपका वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें से यानी इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेंगे और 100% आपको यानी क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम गेस्ट पेपर बनाए हैं। अब इस गेस्ट पेपर को पूरा ईमानदारी के साथ आप लोग यानी पढ़िएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम यानी व्याख्या के साथ सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे संक्षेप में। देखिए, पहला है यानी कंपलसरी क्वेश्चन। तो कंपलसरी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद से सेक्शन ए है, ये आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर आपका सेक्शन ए है तो इनमें से यानी किन्हीं इन दो प्रश्न को करना है, इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। सेक्शन बी में भी यानी इसमें भी यानी किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन में यानी ए बी सी डी ई यानी 5 क्वेश्चन है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा है और ये पांचवा है, यानी आपका 4 क्वेश्चन ये हुआ, 1 5। उसके बाद से छठवां क्वेश्चन, तो छठवां का ए बी, फिर से सातवां का ए बी, फिर से 8वां का ए बी, फिर से 9वां का ए और बी। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन हुआ आपका, यानी ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर से 6वां का ए बी, 7वां का, 8वां का, 9वां का ए बी। इसमें देखिए दोस्तों, आपको यानी करना क्या है, कंपलसरी वाला क्वेश्चन तो हर हाल में करना है। उसके बाद से यानी सेक्शन ए में आपको यानी कोई यानी मान लीजिए 4 क्वेश्चन दिया है तो 2 क्वेश्चन इसमें से करना है। मान लीजिए दूसरा और तीसरा कर रहे हैं तो चौथा और पांचवा क्या करना है, छोड़ देना है। मान लीजिए पांचवा और तीसरा कर रहे हैं तो दूसरा और चौथा को छोड़ देना है। इन्हीं 2 क्वेश्चन को बस करना है। उसके बाद से इसमें भी यानी सेक्शन बी में भी यानी आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। इसमें 7वां और 8वां कर रहे हैं तो 6वां और 9वां को छोड़ देना है। यदि 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आपका 7वां का ए और बी दोनों को करना है, और 8वां कर रहे हैं तो ए और बी दोनों को करना है। यानी एक क्वेश्चन टच कर रहे हैं तो उसका ए और बी दोनों को कर देना है। नहीं कि ए कर दिए बी छोड़ दिए, फिर से दूसरे का बी कर दिए ए छोड़ दिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यानी नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन आपका है, करदाता को परिभाषित कीजिए, माना हुआ करदाता तथा चूक में करदाता को समझाइए। तो देखिए दोस्तों, यानी करदाता होता क्या है, यानी मीनिंग ऑफ एसएससी। तो करदाता होता क्या है, तो करदाता वह व्यक्ति है जो कर देने के लिए क्या है, उत्तरदायी है, जिस पर यानी यदि कर नहीं देता है तो सरकार द्वारा यानी केंद्रीय सरकार द्वारा यानी आयकर मुख्य कमिश्नर यानी को आदेश देकर क्या कर सकता है, यानी उस पर अर्थदंड लगा सकता है और कर देने के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो। उसके बाद से यानी माना हुआ करदाता और चूक में करदाता क्या होता है, तो माना हुआ करदाता को बोलते हैं यानी डीम्ड एसएससी। तो माना हुआ करदाता से ऐसे करदाता से है जिसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से क्या कर रहा है, यानी कर देने के लिए उत्तरदायी है, उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, टैक्स भुगतान कर रहा है, उसका उत्तराधिकारी यानी उसके मर जाने के बाद यानी जो व्यक्ति टैक्स भुगतान कर रहा है, यदि उसका डेथ हो जाता है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा उसका क्या करेगा, यानी भुगतान करेगा, तो उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। चूक में करदाता क्या होता है, तो चूक में करदाता को बोलते हैं डिफॉल्ट एसएससी।
तो डिफॉल्ट एसएससी से आशय ऐसे एसएससी से है जिसमें यदि कोई करदाता है और उसने क्या किया है, अपने ऊपर यानी ये जिम्मेदारी ले ली है कि हमको क्या करना है, यानी टैक्स का भुगतान करना है, लेकिन उस जिम्मेदारी को क्या भूल जाता है, यानी टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उसे हम चूक में करदाता कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यानी कंप्लीट हुआ। उसके बाद धारा 80C, देखिए कटौतियां सकल कुल आय में से नहीं की जाने वाली कटौतियां 80C से 80U तक की कटौतियां हैं। इसमें कुछ कटौतियों को हम दिए हैं जो गेस्ट पेपर में आपको परीक्षा में यानी आ सकता है। धारा 80C, तो धारा 80C यानी याद कैसे करेंगे, 80C, सी का मतलब कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति होगा, तो क्षतिपूर्ति होगा तो क्या करेंगे, तो LIC कराएंगे या प्रोविडेंट फंड में यानी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो उससे क्या करेंगे, यानी पूर्ति करेंगे। तो 80C का मतलब कंपनसेशन, यानी 80C किससे संबंधित है, LIC से और प्रोविडेंट फंड से। तो LIC और प्रोविडेंट फंड के बारे में कितना कटौती मिलेगी, कैसे मिलेगी, यानी इसको लिखना है इन धारा 80C में। धारा 80G, धारा 80G को याद करने के लिए किससे संबंधित है, जी। 80G का मतलब यानी गरीब को क्या करेंगे, यानी दान देंगे, यानी 80G किससे संबंधित है, तो डोनेशन से संबंधित है। तो डोनेशन किसको देंगे, तो जो गरीब होगा, यानी 80G से याद रखेंगे क्या दोस्तों, यानी धारा 80G। उसके बाद से धारा 80D, तो 80D का मतलब क्या, डिसीज यानी बीमारी हो जाएगा, तो बीमारी हो जाएगा तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, यानी उसकी सेवा करेगा, उसकी इलाज करेगा। तो उसके लिए यानी उसमें कटौतियां होती हैं जिसमें 25,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक कटौतियां हैं। 80D यानी किससे संबंधित है, यानी चिकित्सा से संबंधित है, डॉक्टर से संबंधित है। उसके बाद से 80TTA, तो देखिए दोस्तों यानी 80TTA होता क्या है, तो दोस्तों आपका 80TTA यानी HUF और आपका यानी फर्म और कंपनी से यानी रिलेटेड होता है, और इसमें भी यानी आपका 10,000 रुपए तक क्या होता है, यानी 10,000 रुपए तक इसमें यानी कटौती दी जा सकती है। उसके बाद धारा 80U, तो 80U किससे रिलेटेड है, तो U से यानी अनस्टेबल, यानी U से याद रखेंगे क्या, अनस्टेबल यानी अशक्त, यानी जो व्यक्ति क्या है, अशक्त है यानी विकलांग है, उसको क्या इसमें छूट दी जाती है। उसमें भी राशि कितना है, यानी 25,000 रुपए से लेकर यानी 1,25,000 रुपए तक, यानी इसमें भी छूट दी जाती है यानी अशक्त व्यक्ति के लिए। यह दोस्तों आपका धारा 80C, 80G, 80D, 80TT, 80U यानी ये रहा, इसको आप डिटेल यानी पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में जरूर आपको आ जाएगा। इसके बाद से है कर का अग्रिम भुगतान क्या है, इसके प्रावधान को बताइए। तो देखिए दोस्तों यानी कर का अग्रिम भुगतान यानी एडवांस पेमेंट, तो कर का अग्रिम भुगतान से आशय ऐसे भुगतान से है, इसको पेशगी कर के रूप में जानते हैं। यानी पेशगी कर का मतलब ये हुआ कि आप यानी जिस प्रकार इनकम कमा रहे हैं उसी प्रकार क्या करें, यानी टैक्स का भुगतान करते हैं। जैसे इनकम कमाए वैसे ही क्या कीजिए, यानी टैक्स का भुगतान कर दीजिए। यानी करंट ईयर में ही क्या करना है, यानी असेसमेंट ईयर में ही क्या करना, यानी पैसा कमाना, उस पर टैक्स का भुगतान करना है, क्या कहलाता है, यानी कर का अग्रिम भुगतान कहलाता है। उसके बाद से कर का अग्रिम भुगतान के संबंध में प्रावधान, इसमें यानी 10,000 रुपए से अधिक पर भी क्या कर सकते हैं, यानी कर का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद से है दोस्तों कृषि आय क्या है, तो कृषि आय क्या है, तो कृषि आय की परिभाषा धारा 2(1)A में दिया गया है कि कृषि कार्य से होने वाली इनकम को कृषि आय बोलते हैं। जैसे खेत के मकान से आय कृषि आय है, यानी कृषि आय से आशय ऐसे आय से है जिससे यानी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, जैसे खेत का जोतना, उसका बोना, निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, यानी खेत को यानी पैदावार क्षमता को क्या करना, बढ़ाना, और उसको बेचने से जो इनकम होता है उसे हम कृषि आय बोलते हैं। कृषि आय को दो भागों में बांटा गया है, एक गैर कृषि आय और एक कृषि आय। तो कृषि आय और गैर कृषि आय में जैसे मान लीजिए चाय है, कॉफी है, रबड़ है, तो चाय के संबंध में कितना कृषि आय है, तो 60% और 40% गैर कृषि आय है। कॉफी के संबंध में कितना है, रबड़ के संबंध में कितना है, तो आपका 65 और आपका उसमें 35 है, फिर से 75 और आपका 25 है।
ये सब यानी कृषि आय के इन प्रकार हैं, गैर कृषि आय और कृषि आय। एक होता है अंशतः कृषि आय, जो ये भी है अंशतः कृषि आय। फिर से गैर कृषि आय से ऐसे आय से है जो स्वतः क्या उग जाती है, उसे गैर कृषि आय कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ कहीं जैसे मान लीजिए कहीं स्वतः उग जाती है, बांस कहीं स्वतः उग जाता है, शीशो का पेड़ कहीं स्वतः उग जाता है, उसको बेचने से जो इनकम होता है वो आपका गैर कृषि आय होता है। ऐसे मुर्गी पालन है, डेयरी पालन है, ये सब क्या है, मत्स्य पालन है, सब कृषि आय यानी गैर कृषि आय। उसके बाद से दोस्तों वार्षिकी मूल्य क्या है, तो वार्षिकी मूल्य क्या है, इसको यानी मकान संपत्ति चैप्टर से लिया गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो यानी क्या है, यानी दूसरा शीर्षक, यानी आय का दूसरा शीर्षक क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक मकान को उठाने से जो इनकम होता है, किराए पर देने से जो इनकम होता है, उसे हम मकान संपत्ति से आय बोलते हैं। और उससे मकान संपत्ति से आय को समझने के लिए सबसे पहले आपको वार्षिकी मूल्य को समझना, यानी एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो एनुअल वैल्यू यानी दो प्रकार से निकलता है, एक जब किराया नियंत्रण के अंतर्गत मकान आते हैं, एक जब किराया नियंत्रण के अंतर्गत मकान नहीं आते हैं। तो उसमें दो कंडीशन होता है, सबसे पहले सकल वार्षिकी मूल्य निकालते हैं, उसके बाद से वार्षिकी मूल्य, उसके बाद से उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं, उसके बाद से हाउस प्रॉपर्टी निकलता है। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए यानी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो अधिक होता है उसको लिखते हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट प्राप्त होता है। उसके बाद से एक्सपेक्टेड रेंट और आपका यानी क्या, यदि स्टैंडर्ड रेंट दिया हो तो स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में यानी कंपैरिजन करते हैं, तो लेस जो होता है यानी कम होता है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है। उसके बाद से फिर से एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में यानी टैली करते हैं, और इन दोनों में जो मोर होता है यानी अधिक होता है, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, यानी सकल वार्षिकी मूल्य होता है। अब इस सकल वार्षिकी मूल्य में से हम दोस्तों क्या करते हैं, लेस करते हैं क्या, तो म्युनिसिपल टैक्स यानी लोकल टैक्स, नगर पालिका कर, और यदि अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हो जाता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आपका निकलता है यानी जीएबी। जीएबी में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, यानी अंडर स्टैंड, यानी उसमें से जीएबी यानी निकलता है, उसके बाद से एनुअल वैल्यू निकलता है, और एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं क्या, तो अंडरस्टैंड 24 के अंतर्गत यानी 30% ऑन एनुअल वैल्यू। उसके बाद से उसका यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन को 1/5 इंस्टॉलमेंट में यानी बांट देते हैं। अब इन दोनों को घटाते हैं, तब आपका निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद से दोस्तों आपका दिया है प्रोविडेंट फंड क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रोविडेंट फंड को बताते हुए प्रावधान को बताइए। तो देखिए प्रोविडेंट फंड होता क्या है, तो प्रोविडेंट फंड से ऐसे फंड से है जिसमें यानी एक नियोक्ता और एक कर्मचारी, यानी कर्मचारी क्या करता है, तो अपनी सैलरी का यानी कुछ पार्ट क्या करता है, यानी कुछ पार्ट यानी त्यागता है, और मालिक भी उसके यानी सैलरी में कुछ पैसा मिलाकर क्या करता है, तो उसको एक फंड में जमा करता है। और जब यानी कर्मचारी यदि क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है, या उसको आकस्मिक यानी मृत्यु होती है, तो उसके जो भी उत्तराधिकारी होता है उसको पैसा मिलता है, या वो बुढ़ापा हो जाता है तो पैसा पीएफ के रूप में क्या मिलता है। प्रोविडेंट फंड यानी 4 प्रकार का होता है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक अनरिकॉग्नाइज्ड, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी को वैधानिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, यानी ऐसे प्रोविडेंट फंड यानी जिसको धारा 1925 में यानी बताया गया है, उस पर धारा 1925 लागू है, और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित धारा 1925 यानी लागू है, उसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। उसके बाद से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, तो आयकर मुख्य कमिश्नर द्वारा जो 1952 के अंतर्गत यानी लागू है नियम, वो आपका क्या होता है, तो यानी प्रमाणित प्रोविडेंट फंड होता है। अप्रमाणित क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड, तो ऐसा फंड जिस पर यानी न वैधानिक का नियम न प्रमाणित का नियम लागू होता है, वो आपका क्या होता है, अप्रमाणित होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसमें 500 से लेकर 5 लाख रुपए तक क्या एक पब्लिक फंड में आप जमा कर सकते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद से इसमें मैक्सिमम लिमिट होता है, जिसमें स्टैट्यूटरी में और वैधानिक में, स्टैट्यूटरी में, प्रोविडेंट में, और आपका यानी अप्रमाणित में यानी 1,50,000 रुपए तक क्या आपका यानी लागू हो सकता है, यानी छूट मिल सकती है। उसके बाद से देखिए स्टैट्यूटरी में यानी 12% और 9% यानी नियम लागू नहीं होता है, वही प्रोविडेंट फंड में यानी 12% से अधिक
यानी 12% से अधिक यदि पैसा होता है तो टैक्सेबल होगा, ये 9.5% से अधिक ब्याज होता है तो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अप्रमाणित में कोई नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद से है व्यापार एवं पेशे से आय, इसके प्रारूप एवं स्वीकृत एवं अस्वीकृत कटौती। तो देखिए व्यापार एवं पेशे को समझने के लिए सबसे पहले व्यापार को जानना होगा कि व्यापार से ऐसे आर्थिक क्रिया से है जिसमें यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और विनिमय वितरण करते हुए क्या किया जाता है, अधिक से अधिक उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करना ही व्यापार कहलाता है। पेशा क्या है, तो पेशा में यानी सबसे पहले यानी इसको जानने के लिए, पेशा को जानने के लिए आपको क्या ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे टीचर है, आपका लॉयर है, आपका डॉक्टर है, इसको क्या यानी ज्ञान के द्वारा ही अर्जन किया जाता है। इसका उद्देश्य पहले सेवा करना होता है, उसके बाद से लाभ कमाना। उस प्रकार यानी व्यवसाय एवं पेशे में स्वीकृत मद अस्वीकृत मद आपको याद करना है। फिर से उसमें यानी उसका प्रोफार्मा याद करना है, नेट प्रॉफिट यानी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद अस्वीकृत कटौतियों को क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं, अस्वीकृत कटौतियों को यानी घटाते हैं। उसके बाद से जो आता है आपका होता है यानी क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बिजनेस प्रोफेशन में सबसे पहले इनकम, जो भी प्रोफेशन से इनकम होता है उसको लिखते हैं, उसमें से लेस यानी जो पेमेंट होता है उसको घटा देते हैं, तो आपका निकलता है इनकम फ्रॉम एंड प्रोफेशन। उसके बाद से आपका पूंजी लाभ, यानी पूंजी लाभ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी गणना कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी पूंजी लाभ होता क्या है, तो देखिए आय का 5 शीर्षक है। इनकम फ्रॉम सैलरी प्रथम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द्वितीय है, इनकम फ्रॉम आपका यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन तृतीय है, इनकम फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट चतुर्थ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पांचवें। यानी पूंजी लाभ क्या है, तो पूंजी लाभ आय का चौथा शीर्षक है। तो पूंजी लाभ को यानी समझने से पहले यानी पूंजी संपत्ति को समझना होगा, पूंजी हस्तांतरण को समझना होगा और पूंजी आपका लाभ की गणना को समझना होगा। तो देखिए पूंजी संपत्ति क्या है, तो पूंजी संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से है इसमें पूंजी संपत्ति को यानी 2 भागों में बांटा गया। एक आपका अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, एक आपका दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आशय ऐसी पूंजी संपत्ति से है जो 36 माह की यानी कम अवधि में यानी क्या की जाती है, यानी निर्मित की जाती है, वो आपका अल्पकालीन है। और जब 36 माह से अधिक की अवधि के लिए हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगी, तो आपका यानी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से है। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण से जो लाभ होगा वो अल्पकालीन पूंजी लाभ, और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण से जो लाभ होगा दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। उसके बाद से यानी अल्पकालीन की गणना कैसे करते हैं, दीर्घकालीन की गणना कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यानी क्या करते हैं, सेल्स कंसिडरेशन लिखते हैं और उसमें से क्या करते हैं यानी लेस ब्रोकरेज कर देते हैं, यदि कमीशन दिया उसको लेस कर देते हैं। उसके बाद से जो आइटम आता है तो उसमें क्या करते हैं हम, यानी लेस यानी इंडेक्स ऑफ कास्ट ऑफ एक्विजिशन, या इंडेक्स नहीं दिया तो कास्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जो यानी प्राप्त करने की लागत है या संपत्ति को क्रय करने की लागत है और सुधार की लागत है, इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, माइनस करते हैं सेल्स कंसिडरेशन में से। यदि लॉन्ग टर्म वाला होगा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, यदि 36 माह से कम का होगा तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार इन कैपिटल प्रॉफिट की यानी गणना करते हैं। उसके बाद से अगला है अनुलाभ भत्ता से आप क्या समझते हैं, तो अनुलाभ क्या है, भत्ता क्या है। तो देखिए सबसे पहले भत्ता समझिए, तो भत्ता होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले सैलरी। इस सैलरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी है, तो एक कर्मचारी क्या है, तो एक कर्मचारी यानी काम करता है तो उसको यानी अपने मालिक से क्या यानी काम के बदले जो भी पारिश्रमिक मिलता है उसे हम सैलरी बोलते हैं। और सैलरी में यानी आपका बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, अलाउंस हो सकता है, परक्यूजिट हो सकता है, पीएफ हो सकता है, यानी इत्यादि इसमें शामिल होती हैं। तो टोटल जोड़ते हैं तो टैक्सेबल सैलरी निकलता है। उसके बाद से यानी भत्ता, तो भत्ता होता क्या है, तो भत्ता यानी एक कर्मचारी को यानी सैलरी के अतिरिक्त नकदी में जो कुछ दिया जाता है, यानी सैलरी मिलता है और उसके अतिरिक्त जो भी नकदी में दिया जाता है उसे हम भत्ता कहते हैं, अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपका है यानी करयोग भत्ते, यानी सभी के लिए करयोग भत्ते। दूसरा है आंशिक करयोग भत्ते, तीसरा है पूर्णतः करयोग भत्ते। तो यानी करयोग भत्ते में जैसे प्रैक्टिस न करने की भत्ता, छात्रावास भत्ता, यानी ये आपका
जो प्रैक्टिस न करने की भत्ता, वार्डनशिप भत्ता, नगद क्षतिपूर्त भत्ता, अतिरिक्त कार्य करने की भत्ता, वार्डनशिप भत्ता, ये सब क्या होता है आपका करयोग भत्ता। अंशतः करयोग भत्ता क्या है? तो अंशतः करयोग भत्ते से ऐसे भत्ते से है जिसका कुछ भाग यानी पार्टली क्या होता है टैक्सेबल होता है, या कुछ पार्टली क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। इसमें सबसे पहले आपका होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए की गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी एचआरए की गणना के लिए इन तीन चीज निकालते हैं और उन तीनों में से जो लेस होता है उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, यानी एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट इक्वल टू टैक्सेबल। तो तीन यानी पॉइंट क्या क्या होगा, तो सबसे पहले एचआरए रिसीव, उसके बाद से इसका दूसरा पॉइंट होगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा होगा 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। और यहाँ पर इन तीनों में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। और यहाँ पर सैलरी में क्या क्या शामिल होता है, सैलरी इंक्लूड में बेसिक सैलरी, आपका बोनस और डीए और डीएस ये शामिल होता है। किसमें, चाहे एचआरए निकालना हो चाहे आपका पीएफ निकालना, इसमें यानी इंक्लूड होता है सैलरी में। और इसके बाद से मनोरंजन भत्ता है। तो मनोरंजन भत्ता में क्या होता है, यानी एक सरकारी कर्मचारी है एक गैर सरकारी कर्मचारी है। तो सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी को यानी छूट मिलता है जिसमें 1/5 आप बेसिक सैलरी या 5,000 रुपए यानी इन दोनों में जो क्या हो यानी लेस हो, ये आपका यानी मनोरंजन भत्ता मिलता है। और उसके बाद से होता है आपका यानी भूमिगत भत्ता अंडरग्राउंड अलाउंस अंशतः करयोग भत्ते में, तो 800 रुपया पर मंथ होता है। उसके बाद से होता है शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस, तो आपका 100 रुपया पर मंथ यानी मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है यानी पर 2 चाइल्ड, उसमें 12 महीने का होता है। उसके बाद से आपका होता है हॉस्टल अलाउंस छात्रावास भत्ता। तो हॉस्टल अलाउंस देखिए मेडिकल अलाउंस आपका करयोग भत्ता है, लेकिन वहीं पर हॉस्टल अलाउंस क्या है छात्रावास भत्ता आपका यानी अंशतः है। इसमें 300 रुपया यानी पर मंथ मैक्सिमम 2 बच्चे यानी एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद से आपका है यानी परिवहन भत्ता। तो परिवहन भत्ता में यानी 70% ऑफ यानी सैलरी या 10,000 रुपया पर मंथ, इन दोनों में जो कम होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद होता है यातायात भत्ता। तो यातायात भत्ता में क्या होता है, इसमें 2 होता है, एक समान व्यक्ति के लिए एक आपका असमान व्यक्ति के लिए। तो समान व्यक्ति के लिए 1600 रुपया पर मंथ और असमान के लिए 3200 रुपया पर मंथ यानी क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद होता है जनजातीय भत्ता। तो जनजातीय भत्ता यानी कितना रुपया, यानी 200 रुपया पर मंथ क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। इस प्रकार दोस्तों यानी भत्ता है। उसके बाद से आपका है मान लीजिए जैसे वर्दी भत्ता या मान लीजिए यात्रा भत्ता, ये सब क्या है जितना यानी खर्चा हो जाएगा उतना एग्जेम्प्ट कर देंगे और उसके बाद से जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद से है आपका पूर्णतः करयोग भत्ते, यानी पूर्णतः करमुक्त भत्ते में जैसे आपका संसद का यानी भत्ता जो भी मिलता है संसद का भत्ता, न्यायाधीश का जो भी भत्ता मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते एग्जेम्प्ट होता है। इस प्रकार भत्ता क्या हुआ समाप्त। उसके बाद से अनुलाभ। तो अनुलाभ क्या होता है दोस्तों, तो अनुलाभ से राशि यानी ऐसी राशि है जिसमें यानी राशि नहीं होता है, इसमें यानी सेवा दी जाती है, यानी सैलरी के अतिरिक्त यानी जो नगदी में दी जाती है वो भत्ता होता है, लेकिन जो नगदी में न देकर यानी सेवा के रूप में दी जाती है सर्विस के रूप में दी जाती है वो अनुलाभ होता है। अनुलाभ को भी यानी मूल्य में आंका जाता है जिसमें आपका रेंट फ्री हाउस है, आपका यानी मोटर कार है, आपका भोजन है, फ्रांस है, गार्डनर है, ये सब क्या है आपका अनुलाभ है। तो जिसमें अनुलाभ को यानी 3 भागों में बांटा गया है, एक यानी सभी कर्मचारियों के लिए, एक विशिष्ट कर्मचारी के लिए, एक सभी कर्मचारियों के लिए यानी पूर्णतः कर्ममुक्त। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका यानी सभी कर्मचारियों के लिए जैसे मान लीजिए टिफिन भत्ता हुआ, आपका टेलीफोन भत्ता हुआ, आपका यानी प्रैक्टिस न करने की भत्ता हुआ, ये सब क्या होता है ये आपका अनुलाभ क्या होता है यानी सभी कर्मचारियों के लिए होता है। उसके बाद से विशिष्ट कर्मचारी। तो देखिए विशिष्ट कर्मचारी होता कौन है, तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए शर्तें होती हैं, उन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए। पहला यानी उसका सैलरी 50 यानी 1000, दूसरा 20% अधिकार पर वो क्या हो अधिकारी हो, तीसरा वो कंपनी का डायरेक्टर हो। इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरा होगा वो विशिष्ट कर्मचारी होगा। उसके बाद से सभी कर्मचारियों के लिए, तो सभी कर्मचारियों के लिए जैसे मान लीजिए आपका फ्रांस है, आपका
टेलीफोन सुविधा है, रिफ्रेशर कोर्स है, ये सब क्या अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए भोजन की सुविधा ये सब है। ये दोस्तों आपका अनुलाभ रहा। उसके बाद से मोटर कार और रेंट फ्री हाउस। तो रेंट फ्री हाउस के लिए आपका नियम है, यानी जहां की जनसंख्या कितना, यानी जहां की जनसंख्या यानी 10 लाख से यानी ऊपर और 25 लाख से यानी कम हो, वहां पर कितना, तो सैलरी का 10%। और जहां की जनसंख्या यानी 25 लाख से अबव हो, वहां पर कितना, सैलरी का 15%। और जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम हो, सैलरी का 7.5% टैक्सेबल होता है। ये रेंट फ्री हाउस का नियम, यानी अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। उसके बाद से मोटर कार का मूल्यांकन। तो वैल्यू ऑफ मोटर कार में दो चीज होता है, एक आपका जब खर्चा कौन उठाता हो, यानी एम्प्लॉयर, एक खर्चा कौन उठाता हो, एम्प्लॉय। उसके बाद से इसमें दो नियम है, यानी जब कार नियोक्ता का हो और जब कार किसका हो, एम्प्लॉय का हो। तो जब कार नियोक्ता का होगा और उसको 3 तरह से यूज किया जाता है, एक आपका ऑफिस, एक पार्टली ऑफिस और पार्टली प्राइवेट, और एक आपका यानी पूर्णतः यानी किसके लिए, यानी प्राइवेट के लिए। तो इसमें यानी दो नियम होता है, एक जब एक्सपेंसेस यानी पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें सबसे पहले यानी आपका यानी ऑफिस के लिए होगा तो यानी पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यदि प्राइवेट होगा तो इसमें यानी जितना यानी खर्चा होगा वो आप प्लस 10% आप कार इसको जोड़ दे देंगे। उसके बाद से यदि दोनों के लिए होगा, मिक्स होगा, और यदि यानी खर्चा कौन कर रहा हो, तो एम्प्लॉय कर रहा हो, तो उसमें भी दो कार है, एक लार्ज कार है, एक स्मॉल कार है। तो लार्ज कार के लिए क्या होता है दोस्तों, तो लार्ज कार के लिए यानी 2400 रुपया पर मंथ, और यदि ड्राइवर हो तो 900 रुपया पर मंथ यानी आपको अनुलाभ मिलेगा। उसके बाद से यदि स्मॉल कार है यानी 1600 सीसी से कम है तो उसमें यानी कितना 1800 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये क्या ड्राइवर है। और यदि यानी खर्चा कौन उठाता हो, तो एम्प्लॉय उठाता हो, तो लार्ज कार के लिए 900, स्मॉल के लिए 600 और ड्राइवर के लिए आपका यानी 900। उसके बाद से दोस्तों यदि कार किसका हो, एम्प्लॉय का, और 3 तरह से यूज होता है, एक आपका ऑफिस, एक प्राइवेट, एक मिक्स। तो मिक्स के लिए नियम है, तो मिक्स के लिए वही नियम है, यानी एक लार्ज कार और एक स्मॉल कार। यानी लार्ज कार के लिए यानी क्या 2400 रुपये पर मंथ, और स्मॉल के लिए 1800 रुपये पर मंथ, और ड्राइवर दिया हो तो 900 रुपये पर मंथ। ये इस प्रकार मोटर कार का मूल्यांकन रहा, वैल्यू ऑफ मोटर कार। उसके बाद से निवास स्थान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताते हुए यानी इसका कर दायित्व बताइए। तो देखिए दोस्तों, यानी निवास स्थान, तो यानी निवास स्थान ये रेजिडेंट होता क्या है, तो निवास स्थान से यानी निवासी से नहीं होता है। यदि मान लीजिए वह व्यक्ति यानी कई दिनों से यानी भारत में रह रहा हो तो यहाँ का निवासी हो जाएगा। जन्म से निवास स्थान यानी कोई संबंध नहीं होता है। तो निवास स्थान किससे संबंध होता है, तो जितना दिन रह रहा है उससे संबंधित होता है। निवास स्थान को 3 भागों में बांटा गया है, एक आपका साधारण, एक असाधारण, एक अनिवासी। मुख्य रूप से 2 भाग हैं, एक आपका निवासी, एक अनिवासी। अनिवासी को 2 भागों में, एक साधारण, एक असाधारण निवासी। और इसके लिए आपका 2 शर्त होता है, एक आपका बेसिक शर्त यानी आधारभूत शर्त, एक आपका अतिरिक्त शर्त यानी कंडीशनल। तो बेसिक शर्त में क्या होता है, पहला होता है वह यानी गत वर्ष में कम से कम 182 दिन क्या भारत में रहा। दूसरा होता है वह गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में कितना 365 दिन, या गत वर्ष में यानी 60 दिन भारत में रहा। उसके बाद से अतिरिक्त शर्त, तो अतिरिक्त शर्त में 2 शर्तें हैं, एक गत वर्ष के पूर्व 10 वर्षों में यानी 10 वर्षों में उस कितना दिन यानी 730 दिन। उसके बाद से गत वर्ष में यानी गत वर्ष के पूर्व 7 वर्षों में वो कितना दिन 730 दिन यानी भारत में रहा हो। यदि दोनों कंडीशन पूरा होगा तो आपका यानी अतिरिक्त शर्त है, और ऊपर का दोनों शर्त पूरा होगा तो आपका बेसिक शर्त है। और देखिए दोस्तों, यानी साधारण निवासी के लिए क्या होगा, यानी साधारण निवासी के लिए जब उसमें से यानी आधारभूत शर्त में से यानी कोई एक शर्त और इन दोनों शर्तों को पूरा करता हो तो आपका क्या है यानी साधारण निवासी है। असाधारण निवासी कब होगा, यानी जब दोनों शर्तों में से कोई शर्त को पूरा नहीं करता हो, अतिरिक्त शर्त को पूरा करता हो तो आपका यानी असाधारण होगा। अनिवासी कब होगा, जब कोई शर्त को पूरा नहीं करता हो तो अनिवासी होगा। तो इसमें कंपनी है, व्यक्ति है, एचयूएफ है। तो कंपनी यानी भारत में स्थित हो और उसका नियंत्रण एवं प्रबंध भारत से हो तो आपका साधारण असाधारण दोनों होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या है अनिवासी है। उसके बाद दोस्तों यानी इसका निवास स्थान कैसे यानी लगाएंगे,
तो निवास स्थान के लिए यदि भारत में प्राप्त हुई हो, प्राप्त समझी गई हो, मानी गई हो, उपार्जित हुई हो, तो उसको यानी क्या करेंगे, तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। साधारण में भी, रेजिडेंट में, नॉन रेजिडेंट में और नॉट रेजिडेंट में। और यदि वो भारतीय लाभांश है तो भारतीय लाभांश है तो केवल यानी किसमें, यानी साधारण निवासी में। और यदि भारतीय लाभांश हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और विदेशी लाभांश हो तो केवल यानी साधारण में होगा। यदि भारतीय कृषि आय हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यदि विदेशी कृषि आय हो तो केवल किसमें, यानी आपका यानी साधारण। और यदि भूत की बिना कर लगी हुई आय प्रेजेंट में लाया जा रहा है तो तीनों में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस प्रकार निवास स्थान है। उसके बाद से अर्थदंड लगाने के समान सिद्धांत को बताइए, कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार एवं कार्यों को बताइए। तो अर्थदंड क्या होता है दोस्तों, तो अर्थदंड का मतलब यह है कि यदि एक यानी करदाता है वह अपना यानी कर का भुगतान नहीं करता है, यानी आयकर मुख्य कमिश्नर के कहने पर या केंद्र सरकार के कहने पर क्या करता है, टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। वह राशि 10,000 या 20,000 या उसको जेल भी हो सकता है। उसके बाद से आयकर अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य बहुत से हैं। जैसे मान लिया आयकर अधिकारी छापा मार सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, उसका कर्तव्य है कि वो सच्चाई से रहे, ईमानदारी से रहे और क्या करे, यानी देश की हित में काम करे। उसके बाद से हिंदू अविवाहित परिवार तथा फर्म के कर निर्धारण को बताते हुए अंतर बताइए। तो हिंदू अविवाहित परिवार को सबसे पहले आप जानेंगे कि हिंदू अविवाहित परिवार से ऐसे परिवार से है जिनका यानी बंटवारा यानी कई सालों से नहीं हुआ हो, यानी हिंदू लॉ के अनुसार इसका कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है। यानी हिंदू अविवाहित परिवार से ऐसे परिवार से है जो एक ही पूर्वज के क्या हो, वंशज हो, और उनमें उनकी अविवाहित यानी क्या पुत्रियां भी शामिल हैं और पत्नियां भी शामिल हैं, उसे हम हिंदू अविवाहित परिवार बोलते हैं। हिंदू अविवाहित परिवार का यानी एक कर्ता होता है जिसको मालिक बोलते हैं। तो हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता कौन होता है, तो ज्येष्ठ पुरुष होता है। और यदि ज्येष्ठ पुरुष यानी उस लायक नहीं है तो यानी उस परिवार का जो कनिष्ठ पुरुष होगा वो क्या होगा, यानी उसका मालिक होगा। और यदि पुरुष वर्ग में कोई यानी मान लीजिए क्षमता नहीं रखता है तो उसका जो भी महिला सदस्य होगी यानी हाई प्रोफाइल यानी सबसे यानी ज्येष्ठ महिला होगी वो उस परिवार का कर्ता कहलाएगी। उसके बाद से दोस्तों यानी हिंदू अविवाहित परिवार को यानी दो भागों में बांटा गया है, एक मिताक्षरा एक दाया भाग। तो मिताक्षरा में जैसे मानिए पश्चिम बंगाल, असम है और उड़ीसा है, वहां पर क्या होता है दोस्तों, यानी एक पुत्र यानी क्या कायदा लेते ही क्या कर सकता है, यानी जमीन में यानी बंटवारा नहीं कर सकता है, मांग नहीं कर सकता है जब तक उसका पिता जीवित हो। लेकिन इसको छोड़कर अदर जगह यदि बच्चा पैदा होता है तभी से उस जमीन के जायदाद में क्या अपने यानी डिवाइड यानी मांग कर सकता है। तो आपका दाया भाग होता है जो पूरे अपने 3 राज्यों को छोड़कर सभी जगह क्या है लागू है। उसके बाद से होता है फर्म। तो फर्म क्या है, तो फर्म में यानी साझेदारी, तो साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा यानी चलाया जाता है, उसे हम साझेदारी कहते हैं। और साझेदारी में सीमित साझेदारी, असीमित साझेदारी। तो सीमित साझेदारी से ऐसे साझेदारी से है जिसमें यानी उनके दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। असीमित साझेदारी से ऐसे साझेदारी फर्म से है जिसमें उनके दायित्व सीमित नहीं होते हैं, उनकी जो भी निजी संपत्ति है उसको यानी बेच करके भी यानी दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे यानी असीमित है। तो इसमें सबसे पहले फर्म में क्या करते हैं, पुस्तक लाभ निकालते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट दिया रहता है, उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, तो आपका जो भी रिकमेंडेशन होता है उसको ऐड करते हैं तो आपका निकलता है बुक प्रॉफिट, और जो भी लिमिट होता है उसको ऐड करते हैं। उसके बाद से जब बुक प्रॉफिट निकल जाता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर से रिकमेंडेशन को घटाते हैं, अदर इनकम को यानी जोड़ते हैं तो आपका निकलता है यानी फर्म का यानी प्रॉफिट। उसके बाद से दोस्तों अगला है यानी कर निर्धारण क्या है, सर्वोत्तम या एक पक्षी कर निर्धारण को बताइए। तो देखिए कर निर्धारण टैक्सेशन होता क्या है, तो कर निर्धारण से आशा इसी प्रोसेस से है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है यानी अपना कुल इनकम पर यानी जो पिछले वर्ष इनकम कमाया है उसको क्या करता है चालू वर्ष में यानी उस पर टैक्स का भुगतान करने के लिए जो प्रोसेस अपनाता है उसे हम कर निर्धारण बोलते हैं। और कर निर्धारण करने के कई तरीके हैं, इसमें सर्वोत्तम कर निर्धारण,
और एक पक्षी कर निर्धारण। तो देखिए सर्वोत्तम कर निर्धारण और एक पक्षी कर निर्धारण एक ही होता है, जिसमें यदि कर्मचारी क्या करता है, यदि कर्मचारी या मान लीजिए यदि करदाता क्या करता है, यानी अपना पूरा सूचना नहीं देता है, उसमें जो भी यानी उसके अधिकारी होते हैं, आयकर अधिकारी, वो यानी करदाता के आंकड़ों को जुटाता है और अपने विवेक के द्वारा सर्वोत्तम निर्णय से क्या करता है, उस पर टैक्सेशन का कार्य करता है, उसे सर्वोत्तम कर निर्धारण या एक पक्षी कर निर्धारण बोला जाता है। उसके बाद से पुस्तक लाभ बताए दिए हैं जो आपका फर्म में है। करमुक्त तथा करयोग प्रतिभूतियां। तो देखिए दोस्तों, यानी करमुक्त या आपका करयोग प्रतिभूतियां, तो प्रतिभूतियों से आशय ऐसे यानी बॉन्ड या ऋण पत्रों से है जिनका यानी क्रय विक्रय किया जाता है, यह यानी छमाही या वार्षिक होता है। दो प्रकार की प्रतिभूतियां, एक सरकारी प्रतिभूति या एक गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी को दो भागों में बांटा गया, एक करमुक्त एक करयोग। फिर से गैर सरकारी को भी करमुक्त एक करयोग। और इसको जैसे मान लीजिए शकल बनाने के लिए सूत्र होता है 100/90 यानी प्रतिभूतियों को। उसके बाद से 7% आपका कैपिटल होता है, 10 वर्षीय होता है, 15 वर्षीय होता है, 7 वर्षीय होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड होता है, इसमें आपका सर्टिफिकेट होता है। ये सब प्रतिभूतियां होती हैं और इसको शकल बनाया जाता है जब शुद्ध दिया जाता है। उसके बाद से है कर नियोजन क्या है, कर की चोरी और कर अपवंचना में अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों, यानी कर नियोजन टैक्स प्लानिंग होता क्या है, तो कर नियोजन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें आयकर अधिकारी के नियमों के अनुरूप आप क्या करते हो, यानी टैक्स यानी प्लानिंग करते हो कि हम कम से कम टैक्स का भुगतान करें, यानी सरकार की नजर में उनके नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए उसे हम कर नियोजन बोलते हैं। उसके बाद से कर की चोरी क्या है, तो कर की चोरी से आशय यानी टैक्स एविएशन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए क्या करते हैं, यानी टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अधिक बिक्री दिखा देना, जैसे बेनामी व्यवहार दिखा देना, किसी को ज्यादा सैलरी दे देना, वास्तव में सैलरी जैसे नहीं देंगे, केवल नियम दिखावे के रूप में दे देंगे, तो आपका क्या होता है, कर की चोरी। कर अपवंचना क्या है, तो कर अपवंचना से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें सरकार यदि ढील करती है अपनी नियम और कानून में, तो उसका फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं आप, यानी कर की यानी क्या कर सकते हैं, चोरी करेंगे तो आपका कर अपवंचना कहलाएगा। यानी जब सरकार की यानी क्या गलतियों का फायदा आप उठाएंगे तो कर अपवंचना, और जब सरकार की गलतियों का उल्लंघन करके फायदा उठाएंगे तो आपका कर का चोरी हो जाएगा। उसके बाद से है उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या है तथा आय के विवरण को समझाइए। ये देखिए दोस्तों, उद्गम स्थान पर कर की कटौती से आशय ऐसे कटौती से है जिसमें यानी जैसे मान लीजिए यदि किसी स्थान पर आप इनकम कर रहे हैं उसी पर क्या यानी टैक्स पेड कर दे रहे हैं, वही उद्गम स्थान पर कर की कटौती है। जैसे मान लीजिए आप ड्रीम 11 खेलते हैं, यदि 1 करोड़ आप जीत रहे हैं तो आपका 30% भाग क्या सरकार के खाते में चला जाएगा, वो क्या उद्गम स्थान पर कर की कटौती है। जैसे जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, आप आकस्मिक इनकम होता है तो आपका क्या है वहीं पर यानी 30% यानी सरकार के खाते में चला जाता है, वो क्या उद्गम स्थान पर कर की कटौती है। उसके बाद से है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर। तो देखिए दोस्तों, गत वर्ष होता क्या है, तो प्रीवियस ईयर से आज से ऐसे ईयर से है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं, यानी जिस वर्ष में हम आय कमाते हैं उसे ही गत वर्ष बोलते हैं। यानी कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का वर्ष क्या होता है, गत वर्ष होता है। और यह आपका 1 वर्ष का भी हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है। और एक होता है चालू वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, तो असेसमेंट ईयर से आशय ऐसे ईयर से है यानी जिस ईयर में क्या करते हैं आप टैक्स का भुगतान करते हैं उसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जो गत वर्ष के यानी बाद का 1 वर्ष है उसे हम यानी क्या बोलेंगे, कर निर्धारण वर्ष। उसके बाद सर स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड। तो पैन कार्ड होता क्या है, तो पैन कार्ड का यानी फुल फॉर्म है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन कार्ड से आशय एक पहचान से होता है जो आयकर अधिकारी द्वारा क्या निर्मित किया जाता है, जिसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक यानी कैरेक्टर होते हैं और इसके लिए फॉर्म संख्या 9 भरा जाता है। उसके बाद से दोस्तों यानी मोटर कार का मूल्यांकन जो बताए दिए हैं, हानि की पूर्ति। तो देखिए हानि की पूर्ति हम आगे ले जाना से आप क्या समझते हैं, तो हानि की पूर्ति हम आगे ले जाने से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें यदि किसी वर्ष की यानी हानि यानी उस वर्ष की आय से पूरी नहीं होती है तो उसको आगे ले जाकर सेट ऑफ कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए मकान संपत्ति की हानि है, तो मकान संपत्ति की हानि मकान संपत्ति की आय से ही यानी पूरा होगा, और यदि दूसरी आय से पूरा करेंगे तो केवल मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। यदि व्यवसाय में पैसे की हानि है और इसको पूरा करेंगे तो वेतन शीर्षक की आय को छोड़कर अन्य शीर्षक से कर सकते हैं। मकान संपत्ति की आय को नेक्स्ट 8 वर्षों तक। फिर से पूंजी लाभ है, तो पूंजी लाभ में 2 होता है, एक अल्पकालीन हानि होता है, एक दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन हानि की पूर्ति अल्पकालीन पूंजी लाभ से और दीर्घकालीन पूंजी लाभ से दोनों से की जा सकती है। लेकिन वही दीर्घकालीन हानि होगा तो दीर्घकालीन हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन लाभ से ही पूरा किया जाएगा, और इसके लिए नेक्स्ट कितना 8 वर्षों टाइम दिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों यानी गैर सट्टा, तो गैर सट्टे हानि की पूर्ति केवल गैर सट्टे के लाभ से ही किया जाएगा, और नेक्स्ट कितने वर्षों में यानी 4 वर्षों में। उसके बाद से आकस्मिक इनकम। आकस्मिक इनकम जैसे हार्स रेस हो गया, आपका घोड़ा गाड़ी हो गया, आपका ताश हो गया, इसकी पूर्ति यानी अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जाती है, और इसकी पूर्ति करेंगे तो केवल उसी शीर्षक से, या केवल नेक्स्ट 4 ईयर में। उसके बाद से है सकल कुल आय और कुल आय में अंतर। तो देखिए यानी सकल कुल आय से ऐसे आय से है जिसमें यानी एक व्यक्ति की यानी कुल 5 स्रोतों की इनकम को जब ऐड करते हैं और उसमें से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां नहीं घटाई जाती है, उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, अदर सोर्स से जोड़ते हैं, और उसमें यानी प्लस रहता है धारा 80C से 80U तक की कटौतियां, उसे हम सकल कुल आय बोलते हैं। और सकल कुल आय में से जब हम क्या करते हैं यानी धारा 80C से 80U तक की कटौतियां घटाते हैं तो आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं, सकल इनकम को राउंड ऑफ नहीं करते हैं। टोटल इनकम पर हम क्या करते हैं टैक्स का भुगतान करते हैं, सकल इनकम पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। उसके बाद से आकस्मिक आय। तो आकस्मिक आय को हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। तो आकस्मिक आय से ऐसे आय से है जिसको हम क्या अचानक यानी कहीं से प्राप्त यानी किसी संयोग बस हमको मिल जाती है, उसे आकस्मिक इनकम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को खोज कर ला कर दे रहे हैं, यदि पहले से इनाम की घोषणा नहीं हुई है तो आपका आकस्मिक इनकम। जैसे मान लीजिए रोड पर जा रहे हैं, एक बैग यानी आपको पैसा मिल जाए, वो आपका आकस्मिक इनकम। जैसे घोड़ा गाड़ी हुआ, ताश हुआ, जुआ हुआ, शर्त हुआ, इससे आप इनकम कर रहे हो, वो आपका आकस्मिक इनकम। लेकिन वही पूंजी लाभ है, व्यापार में पैसा है, मशीन से आया है, सैलरी से आया है, तो आपका आकस्मिक इनकम नहीं है। यदि आपको यानी किसी ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो बख्शिश मिल रहा है तो आपको आकस्मिक इनकम नहीं है। यदि किसी रिलेटिव से आप गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी आकस्मिक इनकम नहीं है, तो आपका आकस्मिक इनकम से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद से करमुक्त। तो करमुक्त आय से ऐसे आय से है जिसको धारा 10 में दिया गया है परिभाषा, जिसमें आपका हिंदू वैवाहिक परिवार की आय, उसके बाद से आपका यानी सरकारी फर्म का हिस्सा, आपका कृषि आय, आपका यानी भारतीय लाभांश, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, आपका यानी भारतीय संसद का जो भी न्यायाधीश है उसका, ये सब क्या है यानी करमुक्त आय। इस प्रकार दोस्तों यानी बिना रुके हम पूरी मेहनत के साथ यानी इस गेस्ट पेपर को बताए हैं, और थोड़ा भी आपको गेस्ट पेपर यानी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।